नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आपको स्क्रीन पर मैं शायद बैठा हुआ दिख रहा हूँगा। तो जाहिर है कि मैं आज किसी मेहमान के साथ बैठा हूँ बात करने के लिए। नहीं तो आमतौर पर मैं जो राजनीतिक दलों के उम्मीदवार जिसके लिए पूरी ज़िंदगी हसरत पाले रहते हैं चुनाव में खड़े होने की, मैं रोज़ खड़े ही रहता हूँ बोलते हुए। तो आज मैं छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़े मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जिससे दसियों लाख गरीब मरीज प्रभावित हो रहे हैं। उस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। मैं सेहत की बात करना चाहता हूं। सरकारी अस्पतालों में या सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके तहत जो इलाज पाते हैं जो गरीब मरीज, उनकी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है इन दिनों सरकार के फैसलों से। सरकार के कुछ फैसले आपने देखा होगा पिछले कुछ हफ्तों से लगातार खबरों में बने हुए हैं। एक खबर ये है कल की कि दुर्ग में जो चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज है, जिसको जो पहले प्राइवेट था, बाद में उसको भूपेश सरकार के समय गवर्नमेंट ने उसको ले लिया। अब वो सरकारी कॉलेज है, लेकिन वहाँ के 9 डॉक्टरों ने, जिसमें 6 शायद HOD हैं, 3 सीनियर कंसल्टेंट हैं, उन्होंने कल एक साथ इस्तीफे दे दिए। ये कहकर इस्तीफे दिए कि सरकार ने प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाई है सरकारी डॉक्टरों के, तो हमको ये काम नहीं करना है। जाहिर है कि उनको प्राइवेट प्रैक्टिस से ज़्यादा कमाई होती होगी, ज़्यादा तसल्ली होती होगी, ज़्यादा समर्पण होगा, जो भी है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। लेकिन इन दिनों छत्तीसगढ़ सरकार का एक फैसला जो कहता है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले डॉक्टर या किसी भी सरकारी जगह नौकरी करने वाले डॉक्टर, इनमें से किसी को भी प्राइवेट प्रैक्टिस की छूट नहीं दी जाएगी। तो इसके लिए डॉक्टरों को नोटिस अलग जा रहे हैं। जो निजी हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े, जहां पर कि सरकार की आयुष्मान योजना जैसी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत गरीबों का इलाज होता है, उन अस्पतालों को भी नोटिस जा रहा है कि आप एक हलफनामा बना के दीजिए, शपथ पत्र, एफिडेविट, कि उनके यहाँ कोई सरकारी डॉक्टर आकर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर वो देंगे ऐसा लिख कर, तो ही उनके अस्पताल में उस सहूलियत के बिल बन सकेंगे, वरना सरकार उस अस्पताल का कोई भुगतान नहीं करेगी। आपको शौक़ है, आप सरकारी डॉक्टर को बुलाकर इलाज कराओ, ऑपरेशन कराओ, जो कराना है कराओ, लेकिन उन डॉक्टरों के इलाज या ऑपरेशन के बिल जो हैं सरकार मंजूर नहीं करेगी। तो सरकार ने एक बाड़ेबंदी की है, घेराबंदी की है। डॉक्टरों को इधर से घेरा है, उधर जो कमज़ोर नब्ज है पूरे धंधे की, जो अस्पताल हैं निजी अस्पताल, उनको घेर लिया है कि आप हलफनामा दीजिए कि आपके यहाँ कोई सरकारी डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं, तो ही आपके अस्पताल के बिल आयुष्मान योजना में लग सकेंगे। ऐसा खबरों में आ रहा है कि बहुत सारे निजी अस्पतालों में जहाँ पर सरकारी डॉक्टरों का जाना बंद हो गया है, वहाँ पर मरीजों को आयुष्मान योजना के तहत उन ब्रांच की, उन विशेषज्ञता की सहूलियत नहीं मिल रही है। थोड़ा जटिल मामला है, ध्यान से सुनिएगा, ज़रूरी बहुत है। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता, जो कि ENT सर्जन हैं, छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े। चिकित्सा के क्षेत्र में ये जूनियर डॉक्टर थे, जब छात्र थे उस समय से लगातार ये एक्टिव हैं। कई लोगों को लगता है कि यूनियनबाजी में लगे रहते हैं, नेतागिरी में लगे रहते हैं, लेकिन वो हैं भी। वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और रायपुर के नर्सिंग होम एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। एक तीसरी और बहुत बड़ी एक बॉडी बनी है, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया, जिसमें न केवल अस्पताल बल्कि तमाम किस्म के जांच केंद्र, हर किस्म के सेहत से जुड़े हुए जितने सेंटर हैं वो सारे उसके मेंबर हैं। ये एक राष्ट्रीय संस्था है। तो राकेश गुप्ता उसके भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। दूसरा ये है कि सरकार किसी की भी रहे, कांग्रेस पार्टी की रहे, भाजपा की रहे, वो लगातार लड़ते ही रहते हैं। मैंने पिछले 5 साल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उसमें एक दिन भी उनको सरकार के लिए काम करते नहीं देखा, वो सरकार से लड़ते ही रहते थे। राकेश, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मुझे अच्छा लगा सुनील भैया आपके पास आके। राकेश, ये चक्कर है क्या? थोड़ा सा सरल भाषा में समझाना पड़ेगा कि ये
नॉन प्रैक्टिसिंग एनपीए क्या होता है, सरकारी डॉक्टर दो किस्म के हैं, एक कुछ पढ़ाने वाले डॉक्टर रहते हैं मेडिकल कॉलेजों में, कुछ दूसरे सरकारी अस्पतालों में गैर शिक्षक डॉक्टर रहते हैं, पढ़े लिखे रहते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं हैं। तो इसमें एनपीए का क्या प्रावधान रहता है इन दोनों के लिए, और आज ये अचानक ये क्यों, ये शीशी से बोतल से जिन्न जैसा ये क्यों निकला है प्रैक्टिस नॉन प्रैक्टिस वाला मुद्दा? देखिए, पूरे देश में दो प्रकार की व्यवस्था है। एक मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था है जहाँ पर डॉक्टर्स न केवल छात्रों को पढ़ाते हैं, हाँ, बल्कि मरीजों का इलाज करते हैं, जो कि हिस्सा है पढ़ाई का। जी हाँ। दूसरी व्यवस्था रहती है जिला अस्पतालों की और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की, हाँ, या उसके नीचे की हाँ, व्यवस्था। यहाँ के डॉक्टर केवल इलाज करते हैं। हाँ, उनके हिस्से में जहाँ पर डिप्लोमा रहता है पढ़ाई का, हाँ, वो पढ़ाई का हिस्सा आता है। बाकी दूसरी स्वास्थ्य नीतियों में काम करते हैं। जब डॉक्टर सरकारी सेवा में जाता है तो उसको सर्विस रूल्स में जाता है के साथ जाती भी है, महिला हाँ, डॉक्टर भी डॉक्टर बहुत जाते सारी हैं। हाँ, तो उनको सभी डॉक्टर्स को ये ऑप्शन मिलता है, इंक्रीमेंट के समय भी ऑप्शन मिलता है कि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। ज़्यादातर क्लिनिकल ब्रांचेस के डॉक्टर्स और कुछ नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस के डॉक्टर ये ऑप्शन लेते हैं कि हम अपने खाली समय में ड्यूटी आवर्स के अलावा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो उनकी तनख्वाह में से एक विशेष प्रपोर्शन कटता है, जिसको हम बोलते हैं कि नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस या प्रैक्टिसिंग अलाउंस कट रहा है। उनको अपने ड्यूटी आवर्स के अलावा मरीजों को इलाज करने की विशिष्ट स्थानों में परमिशन मिल जाती है। ये कौन सा है विशेष स्थान? इसी को लेके बवाल ज़्यादा होता है। मुझको ऐसा लग रहा था कि उनको घर पे इलाज करने की छूट थी। देखिए, सन 75 के बाद प्राइवेट नर्सिंग होम्स का युग शुरू हुआ और सन 2010 के बाद ये हुआ कि नर्सिंग होम एक्ट आ गया। तो नर्सिंग होम एक्ट की व्यवस्था ऐसी थी कि आप निर्दिष्ट स्थान पर लाइसेंस प्राप्त करके ही प्रैक्टिस कर पाएंगे। उसमें बायोमेडिकल वेस्ट के रूल आ गए, उसमें फायर सेफ्टी के रूल आ गए, दूसरे रूल्स आ गए। तो एक सिंगल डॉक्टर क्लिनिक जो है किसी घर में चल पाए, ये नगर निगम या दूसरे क्लिनिक और नर्सिंग होम में फर्क है क्या? जो घर में इजाज़त जो दी गई थी कि आप घर पे अपना क्लिनिक चला सकते हैं, तो मैं चूंकि मामला कानूनी हो गया है, अदालत में गया है, क्लिनिक की परिभाषा क्या है इसमें, इस मामले में? देखिए, आजकल क्लिनिक की परिभाषा तो सीधी सीधी ये है कि आप अपना पर्चा लिखकर मरीज को दे दें और मरीज दवाई लेके खा ले। बाकी और कोई इलाज उसमें नहीं किया जा सकता। इवन ड्रेसिंग भी नहीं की जा सकती। हाँ। क्योंकि ड्रेसिंग के लिए जो बायोमेडिकल वेस्ट है, उसके लिए फिर नर्सिंग होम एक्ट लागू हो जाएगा। उसके लिए आपको पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड से परमिशन लेनी होगी, उसको कोई विशेष एजेंसी उठा कर ले जाएगी और तमाम तरीके के फॉलोअप करने पड़ेंगे। इवन डॉक्टर की क्लिनिक के लिए भी आपको गुमाश्ता या अनुज्ञप्ति लाइसेंस लेना पड़ता है। तो तमाम किस्म के जो कानून हैं आपको प्रैक्टिस शुरू करने के लिए, अब अप्रासंगिक, पहले इस प्रकार के कानून नहीं थे, अब लेकिन डॉक्टर अपने सरकारी घर में प्रैक्टिस नहीं कर सकता क्योंकि क्लिनिक खोलने के लिए सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। यदि वो किसी हाउसिंग सोसाइटी में रह रहा है तो मरीज वहाँ कैसे आएगा? तो ज़्यादा मुफीद ये है कि वो किसी नर्सिंग होम में प्रैक्टिस करे या बाहर क्लिनिक खोले। बाहर क्लिनिक खोलना भी बहुत मुश्किल इसलिए है कि यदि कॉम्प्लेक्स में वो लेता है तो आपको फायर के लाइसेंस लेने पड़ेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट बाहर रखने के निर्दिष्ट स्थान पे रखने की सारी फैसिलिटी। यानी आपका ये कहना है कि घर से प्रैक्टिस करने की छूट वाली जो बात थी, ये बात जो है अब एक्सपायर हो चुकी है व्यवहारिकता के काफी साल पहले जी। अब उसका कोई मतलब नहीं है जी। यानी भले वो सर्विस कंडीशन में लिखा हुआ हो जी कि आपको घर से प्रैक्टिस की इजाज़त रहेगी, लेकिन अब वो संभव नहीं रह गया। हाँ, अब अप्रासंगिक हो गया घर में प्रैक्टिस करना। कोई डॉक्टर करना भी नहीं चाहता क्योंकि उसमें बहुत सारे कानूनी दांव पेच तो हैं ही, लेकिन अब वैसा सोसाइटी में डॉक्टर का घर या मरीज का पहुंचना बहुत मुश्किल है। मरीज भी ये चाहता है कि वो ऐसे डॉक्टर के पास जाए जहां पर रेफरल हो या इलाज के लिए कोई जांच लिखी जाए, वहां पे हो सके, बिल्कुल हो जाए। एक छत के नीचे सुविधा चाहता है मरीज। और मुझे लगता है कि आज के समय में ये जो आप बतला रहे हो, मुझको लगता है कि सरकार के जो दो नियम हैं, इन दोनों के बीच में एक किस्म की विसंगति पैदा हो गई है कि नर्सिंग होम कैसा होना चाहिए, क्लिनिक के लिए क्या होना चाहिए। एक ये बड़ा जटिल मुद्दा है
दूसरा आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये यानी सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम तुझे जीने नहीं देंगे, कुछ इस किस्म का, इस किस्म की नौबत है कि हम तुझे घर पे प्रैक्टिस की इजाज़त तो देंगे लेकिन हमारा क्लिनिक और नर्सिंग होम का रूल तुझको प्रैक्टिस करने नहीं देगा, कुछ ऐसी नौबत है ये। देखिए ये दोनों अपने आप में बहुत ज़्यादा विरोधाभासी है। मुझे लगता है कि 36 का आंकड़ा जैसे रूल है दोनों। हाँ। और मुझे लगता है कि समय के साथ जो ये परिवर्तन होना चाहिए था, हाँ, ये नहीं हो पाया, इसीलिए ऐसी स्थिति आई है। इसको एक होलिस्टिक अप्रोच जो रहना चाहिए था, जो इन दोनों नियमों को और आज की व्यावहारिक हालत को देखे। लेकिन जो कल जो हुआ है, जो चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज के 9 लोगों ने जो इस्तीफ़ा दिया है, तो मुझको तो ऐसा ध्यान पड़ रहा है कि छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षक जो हैं उनकी कमी शायद 50% है। ऐसा कोई कमी छत्तीसगढ़ में पहले से चले आ रही है। जितने होने चाहिए शिक्षक, उससे आधे ही शिक्षक शायद पूरे प्रदेश के कॉलेजों में मिलाकर हैं। ऐसा ही है कुछ आंकड़ा? देखिए पूरे देश में शिक्षकों की कमी है, इतनी संख्या में मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें, एम्स रायपुर में 55% शिक्षकों की कमी है। 2 आपको अभी रिसेंट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज रायपुर में 77 शिक्षकों की नियुक्ति निकली थी, 2 आए थे। 77 की नियुक्ति निकाले थे, 2 आए थे, 2 आए। और एम्स में अभी 15 अक्टूबर को इंटरव्यू हुआ है 82 डॉक्टरों का, जिसमें 5 आए। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। यानी कोई नौकरी के लिए उपलब्ध ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। देखिए शिक्षक ना एम्स में है ना रायपुर मेडिकल कॉलेज में है, जो कि सबसे बड़ा शहर है छत्तीसगढ़ का, यहाँ सहूलियत है जी। तो इसका मतलब है जो गांव देहात में जो मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं जी, अभी शायद सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि हर जिले में खोले जाएंगे जी, तो वहाँ तो रहने की सहूलियत नहीं है, बच्चों के पढ़ने की सहूलियत नहीं है, अर्बन लाइफ की सुविधाएं नहीं है, तो वहाँ और कम लोग जाना चाहेंगे पढ़ाने के लिए। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने 3 मेडिकल कॉलेज को फैकल्टी की कमी शपथ पत्र के अनुसार पूरा न करने के कारण फाइन किया। सरकारी मेडिकल कॉलेज को नेशनल मेडिकल कमीशन कभी कंप्लायंस न करने के कारण फाइन नहीं करती। कांकेर मेडिकल कॉलेज को 1 करोड़ का फाइन हुआ। 1 करोड़ का? जी हाँ, 1 करोड़ का। ये ऑन रिकॉर्ड हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ। महासमुंद और कोरबा के मेडिकल कॉलेज को भी फैकल्टी की कमी का सामना के कारण फाइन का सामना करना पड़ा। और कांकेर मेडिकल कॉलेज में तो अमूमन जब से खुला तब से 70% फैकल्टी की कमी है। यही हाल छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज रायपुर का है, करीब 45% कमी है यहाँ पर सीटों की संख्या मोटे तौर पे 50 मान रहा था, तो यहाँ थोड़ा 45% कमी है। बाहर कितना 30% या 70%? 50 से 70% हर मेडिकल कॉलेज में कम है। जी हाँ, रायपुर में ही सबसे ज्यादा हैं लोग। 55% कमी है। 230 सीट का मेडिकल कॉलेज हो गया। हालांकि नेशनल मेडिकल कमीशन ने पिछले 10 साल में फैकल्टी की रिक्वायरमेंट प्रति स्टूडेंट का रेशियो काफ़ी कम कर दिया है। पहले 7 स्टूडेंट का हुआ करता था, अब 3 का हो गया। उसके बाद भी शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है। यानी अभी एक शिक्षक जो हैं वो ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ऐसा छूट दे दी है। जी हाँ बिल्कुल। तो भी पूरे नहीं पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो आप जो कह रहे हैं जॉब मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है डॉक्टर, ऐसी नौबत नहीं? देखिए डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, हाँ, लेकिन एम्स जैसे संस्था को अगर नहीं मिल रहे हैं। देखिए क्या है कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के जो तनख्वाह का स्तर है, वो इतना ज़्यादा अंतर है कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसा डॉक्टर हो जो क्लिनिकली काम करना चाहता है या एकेडमिशियन है। मैं असल में बोलते बोलते गलत बोल गया। सरकारी डॉक्टरों का जो जॉब मार्केट है उसके लिए लोग उपलब्ध नहीं है। हाँ, प्राइवेट अस्पतालों के लिए हो सकते हैं कि उपलब्ध हों वो। देखिए प्राइवेट अस्पतालों में भी जो जिस गति से अस्पताल खुल रहे हैं, हाँ, डॉक्टर्स की स्पेशलिस्ट की कमी रहती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरा कर लेते हैं क्योंकि एक डॉक्टर 2-3 अस्पतालों में काम कर सकता है। हाँ, मेडिकल कॉलेजेस में ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, और मुझे लगता है कि जो सेवा शर्तों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो अभी जो प्राइवेट प्रैक्टिस पे जो रोक लगा रही है सरकार,
इसमें मेडिकल कॉलेज के टीचर्स पे भी रोक लगा रही है। हाँ, DHS में भी लगा रही है। DHS में जी, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज तो वाले में। वो हेल्थ सर्विस और हेल्थ एजुकेशन, जी, जो शिक्षक चिकित्सक हैं और जो गैर शिक्षक चिकित्सक हैं, दोनों पे एक जैसी हाँ, रोक लग नर्सिंग होम रही में है। जाना सभी का रोका जा रहा है, सरकारी सभी का डॉक्टर। रोका जी, जा जी, रहा जी। है। तो इससे आपको ऐसा खतरा दिखता है क्या कि मेडिकल कॉलेज के कुछ लोग और भी छोड़ सकते हैं नौकरी? देखिए, जितने संविदा डॉक्टर्स हैं उनको अब किसी प्रकार का श्योरिटी नहीं है। रायपुर के अलावा सभी मेडिकल कॉलेज में संविदा शिक्षक हैं। हाँ। और ये ट्रेंड यदि कंटिन्यू रहा दबाव का, तो बहुत सारे डॉक्टर जो है वो छोड़कर प्राइवेट प्रैक्टिस में आ जाएंगे, जैसा मुझे जानकारी मिली है। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों से भी मेरा संपर्क हुआ था इस्तीफा देने के बाद। तो उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि सरकार बहुत अपमानजनक व्यवहार कर रही है, और करीब करीब मुझे जो जानकारी है वो प्राइवेट अस्पतालों को जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल एफिडेविट लिखने के लिए किया जा रहा है, वो मुझे लगता है कि बहुत ही आपत्तिजनक है। और सरकारी अफसरों को यदि ऐसा लगता है कि दबाव की रणनीति काम आएगी, तो मुझे लगता है कि हाराकिरी जैसा होगा। ऐसा? हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर्स को इस तरीके से दबाया जाना, बहुत विरोध का सामना करना पड़ेगा सरकार को। और इससे अगर मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक शिक्षक कम हो जाएंगे तो उनकी मान्यता भी खतरे में आ सकती है, सीटें भी कम हो सकती हैं। देखिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में शिक्षक की कोई कमी नहीं है। सरकार को ये समझना पड़ेगा कि वहाँ पर ये क्यों है? क्योंकि वहाँ वेतन बहुत आकर्षक है, सेवा शर्तें बहुत। जी हाँ, जो 5 मेडिकल कॉलेज है उसमें कहीं भी शिक्षक की कमी नहीं है। सरकार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में शिक्षकों की कोई कमी नहीं कोई कमी नहीं है। वहाँ पूरी सीटें भर जाती है। बिल्कुल, सीटें भर जाती है। वहाँ पर शिक्षक हैं एज पर नॉर्म्स। सरकारी मेडिकल कॉलेज को फाइन हुआ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को शिक्षकों की कमी के कारण कभी फाइन का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो शिक्षक लाते हैं, उनकी सेवा शर्तें बहुत अच्छी हैं, तनख्वाह बहुत अच्छी देते हैं और सहूलियतें देते हैं। देखिए, आप शंकरा मेडिकल कॉलेज जाके देखेंगे पूरा भरा हुआ है, क्योंकि वो उस पूरी फैकल्टी भरी हुई है। हाँ, मरीज भी वहाँ पर बहुत हैं। आप दूसरे मेडिकल कॉलेज जाएंगे, मरीज भी हैं, क्योंकि वो आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज करते हैं और वहाँ पर काम करने की सहूलियतें हैं शिक्षकों को। आप स्तर देखेंगे वहाँ के मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स का तो ज़्यादा अच्छा है। राकेश, 5 साल यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आप सरकार के बड़े करीबी थे। एक अलग बात है कि बहुत लोग मानते हैं कि आप 5 साल के हेल्थ मिनिस्टर TS सिंहदेव के खिलाफ भी थे, आप विरोधी थे, ऐसा भी कई लोग मानते हैं। ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ठीक नहीं है ये स्टेटमेंट। हाँ, यानी खुद TS सिंहदेव ऐसा मानते हैं, इसलिए मैं मान लेता हूँ कि आप पक्ष विपक्ष दोनों का काम कर रहे थे 5 साल। उस समय भी ये बात उठी थी क्या कि मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की कमी है, क्या करना चाहिए, तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, नहीं बढ़ानी चाहिए? आपकी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक भी पहुँच थी। तो मैं राजनीति की गुटबाजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल ये समझना चाह रहा हूँ कि आपके जैसा जानकार व्यक्ति अगर सरकार में इतनी दखल के रहते हुए 5 साल में इस नौबत को अगर नहीं सुधार पाया, तो क्या वजह है? सरकारें चाहती नहीं है क्या ये नौबत सुधरे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। 15 साल 2003 से 2018 तक डॉक्टरों की PSC नहीं हुई, परमानेंट नियुक्ति नहीं हुई। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। ये आप रमन सिंह के 15 साल की जी बात हाँ, कर रहे हैं। बिल्कुल। PSC नहीं हुई डॉक्टरों की। हाँ, बिल्कुल नियुक्ति नहीं हुई परमानेंट डॉक्टर्स की मेडिकल कॉलेजेस में। केवल भूपेश बघेल सरकार थी जिसमें TS सिंहदेव जी ने परमानेंट डॉक्टरों की नियुक्ति इतनी की कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में स्थायी टीचर मिलने, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप इस स्टेटमेंट का परीक्षण करा सकते हैं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अभी भी संविदा डॉक्टर्स हैं, और चूंकि मध्य प्रदेश की नीति इतनी अच्छी आ गई, तो हमारे शासनकाल में भी वहाँ पर डॉक्टर्स का जाना शुरू हो गया, और 15-15 साल संविदा नियुक्ति में डॉक्टर्स वहाँ जाके परमानेंट नियुक्ति पा गए। मुझे लगता है कि यानी छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश भी चले गए डॉक्टर। जी हाँ, बहुत सारे डॉक्टर्स गए। हाँ, और मुझे लगता है यहाँ पहले भी कुर्सियाँ खाली थी डॉक्टरों की, उसमें और भी चले गए यहाँ से। जी हाँ, और डॉक्टर्स गए और बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस खाली हो गए। अभी भी वो कुर्सियां खाली पड़ी हैं। यदि डॉक्टर्स को स्थायी नियुक्ति आकर्षक सेवा शर्तों में कोई सरकार नहीं दे पाएगी, तो मुझे लगता है कि ये स्थिति कंटिन्यू रहेगी। और ये जो
सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जो सैलरी स्ट्रक्चर है और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो सैलरी स्ट्रक्चर है, इसमें फ़र्क कितना है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। एक तात्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मुझसे पूछा था, बातचीत जब होती है तो बहुत सारी बातें निकलती। तो मैंने कहा कि प्रैक्टिस रोकने का एक ही तरीका कि है आप उनको सैलरी इतनी दो, जी हाँ, कि उनको जरूरत भी ना लगे उसकी। देखिए, आप एम्स के बराबर सरकारी डॉक्टरों की सैलरी कर दीजिए और प्रैक्टिस रोक दीजिए। हाँ, जो उनको सेवा शर्तें मिलती हैं एम्स रायपुर के, आप अनाउंस करिए कि सारे मेडिकल कॉलेज में वही देंगे। अच्छा, तो ये सबसे अच्छा तरीका, जो काम करना चाहेगा काम करेगा, हाँ, नहीं काम करना तो चाहेगा नहीं प्राइवेट करेगा। हॉस्पिटल में जाए, क्लिनिक खोले, जो बिल्कुल, करना है करे। बहुत अच्छी मॉनिटरिंग होती है एम्स के टीचर्स की। प्राइवेट प्रैक्टिस, उनका इतना सख्त अनुशासन है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस करने की सोचते भी नहीं। नहीं, लेकिन आप बतला रहे हैं एम्स को भी टीचर नहीं मिल रहे हैं। है ना स्थिति, लेकिन वैसी स्थिति नहीं है कि लेकिन फैकल्टी आप ही बोल रहे हैं कि 50-55% कम है अब फैकल्टी एम्स में। 23 एम्स खुल जाएंगे तो कहाँ से मरीज शिक्षक एक दिन में थोड़ी पैदा होता है। लेकिन अगर मान लीजिए एम्स का सैलरी स्ट्रक्चर राज्य शासन के मुकाबले इतना अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, तो उसका मतलब ये है जब तक एम्स 100% नहीं भर जाएगा तब तक तो यहाँ पे टीचर नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए वहाँ जो टीचर्स काम कर रहे हैं हाँ, वो सेटिस्फाइड हैं, उनका अच्छा, एकेडमिक एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। हाँ, उनको सारी लाइब्रेरी मिलती है, उनकी परिवार को सारे इंश्योरेंस मिलते हैं, साल में 2 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंटेशन मिलता है, हाँ, उनको सारे एकेडमिक्स का पर्क्स मिलता है, हाँ, उनके कार्य वातावरण बहुत अच्छा है, जो मशीनें उनके पास हैं वो शायद देश में कहीं ना हो। अच्छा, तो आपको स्किल सुधारने और आपके एकेडमिक सुधारने का यदि मौका कोई संस्थान दे रहा है तो हाँ, कोई क्यों छोड़ के जाएगा। हाँ, रायपुर मेडिकल कॉलेज के पढ़े हुए बहुत सारे डॉक्टर्स एम्स रायपुर में काम कर रहे हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि उनसे जब बातचीत होती तो अपने कार्य परिस्थिति से बहुत संतुष्ट हैं। अच्छा, वो कार्य परिस्थिति छत्तीसगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने में असफल रहे। थोड़ा बहुत रायपुर मेडिकल कॉलेज में है, लेकिन वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई डिपार्टमेंट का काम इतना संतुष्टिपूर्वक चलता होगा कि वहाँ के डॉक्टर काम करने में सेटिस्फेक्शन प्राप्त करते हैं। आपने कहा कि 5 साल कांग्रेस की सरकार थी और टी.एस. सिंहदेव के समय में बहुत सारे लोगों को पीएससी के थ्रू रेगुलर किया गया। काम की स्थितियां सुधारने के बारे में कभी आपकी पिछली सरकार से बात हुई थी क्या? लगातार बात होती थी। क्या कहना था उनका? क्यों नहीं सुधार पाते हैं? देखिए, क्यों इतनी संतुष्टि नहीं दे पाते हैं कि प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें डॉक्टर? देखिए, इसके बारे में भी बात एक बार तात्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव से हुई थी। एक माननीय हाई कोर्ट बिलासपुर में केस हुआ था जिसके लिए न्याय मित्र भी नियुक्त हुए थे। एक बिलासपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चे की डेथ हो गई थी और उसके बारे में सारे डॉक्टर से एफिडेविट लिया गया था कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस अपनी ड्यूटी के अलावा कर सकते हैं, केवल घर में कर सकते हैं। लेकिन वो मुझे लगता है प्रासंगिक नहीं है आज की परिस्थितियों में। इसको वो यानी चकमक पत्थर से आग जलाएंगे ये शर्त है, ऐसा मुझे लगता है कि पूरे डॉक्टर्स के जो सर्विस रूल हैं उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है ताकि डॉक्टर सरकारी मेडिकल कॉलेज की नौकरी के लिए आकर्षित हो सके। और मुझे लगता है कि ईमानदारी से रिव्यू कराने के अलावा और कोई चारा नहीं है कि हम अपने मेडिकल कॉलेज को सरवाइव करा सकें। ऐसा? जी हाँ। यानी अगर सरकार इस बात पे अड़ी रही, मैं इसका हिमायती नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टरों की लॉबिंग नहीं कर रहा हूँ आपसे बात करते हुए, लेकिन अगर सरकार प्राइवेट प्रैक्टिस रोकने पर अड़ी रही तो सरकार का अपना खुद का ढांचा खाली हो सकता है डॉक्टरों से। सन 92-93 में ऐसा एक आया था। हाँ। और आपको ख्याल होगा कि बहुत बड़े बड़े टीचर्स हाँ। उस अपमानजनक स्थिति हाँ। से बचने के लिए नौकरी हाँ। छोड़ चले गए थे। हम लोग उसी राह पे खड़े हुए हैं। ऐसा? बिल्कुल, सरकार बहुत सारी चीजें एक साथ तो करने 92-93 का सबक क्या था? उसके बाद क्या हुआ था? सरकार ने शर्त वापस ली थी? नहीं, वापस नहीं ली थी, लेकिन जब ली थी हाँ। तब ज़्यादातर लोग अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस से संतुष्ट थे, वापस उस प्रकार की परिस्थिति का सामना न करना पड़े। हाँ। इसलिए ज्वाइन नहीं करें। केवल एक प्रोफेसर ने ज्वाइन किया था, हमारे टीचर डॉक्टर प्रदीप पांडे थे। उनका मुझे लगता है एकेडमिक्स में बहुत सारा अच्छा इंटरेस्ट रहा। मेरे बहुत करीबी दोस्त थे।
हाँ, बहुत सारे प्रोफेसर्स में केवल डॉक्टर प्रदीप पांडे ने ज्वाइन किया था, बाकी किसी ने ज्वाइन नहीं बाकी वापस नहीं आए थे, एक जी बार हाँ। जो छोड़ा तो छोड़ दिया जी था। हाँ, वो हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो 3 साल बाद रिव्यू हुआ था वो डिसीजन, सरकार को लगा कि गलत तो निर्णय वो हो गया। एक किस्म से मेडिकल टीचिंग का नुकसान भी हुआ, वो कि बहुत पुराने प्रोफेसर निकल गए। देखिए, इतने सालों में कोई अच्छा टीचर बनता है, उसको बनती भी है, कोई महिला भी बनती रहती है। है। जी हाँ, उस समय डॉक्टर शोभा शर्मा ने, डॉक्टर पहला जानी ने नौकरी छोड़ दी थी। और मुझे लगता है कि सरकार को भरसक प्रयत्न करना चाहिए कि ब्रेन ड्रेन से रोका जा सके। ठीक बात है। यानी ब्रेन ड्रेन केवल देश के बाहर नहीं जाता है, ब्रेन ड्रेन जब भी सरकारी ढांचे के बाहर भी जाता है तो उस वक्त भी ये होता है। जी हाँ। एक चीज़ बतलाइए राकेश, ये जो आप अभी कह रहे थे कि निजी अस्पताल जितने हैं इनको सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आप हलफनामा दो कि आपके यहाँ कोई सरकारी डॉक्टर आकर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। ये क्या चक्कर है? सरकार क्यों इनके पीछे पड़ी है अस्पतालों के? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। सबसे पहले तो सरकार के नीति निर्धारकों को ये समझ में आना चाहिए कि उनकी जितनी सरकारी योजनाएं हैं 70% प्राइवेट अस्पताल चला रहे हैं। आज की तारीख में यदि किसी मरीज के पास आयुष्मान कार्ड है तो वो ये चाहता है कि अच्छे से अच्छी जगह उसका इलाज हो जाए, वो सरकारी अस्पताल जाना नहीं चाहता है। ये बहुत कड़वा सच है, सबको समय रहते समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। और उसमें ज़्यादातर डॉक्टर्स वो हैं जो स्किलफुल डॉक्टर हैं, जो पार्ट टाइम मेडिकल कॉलेज या डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के अंडर में नौकरी करते हैं। वो सेवाएं अपने खाली समय में जो उनको परमिसिबल है शर्तों के अंतर्गत वो ड्यूटी आवर्स के अलावा। हाँ, और ऐसा होता भी है, वो प्राइवेट अस्पतालों में जाके अपनी सेवाएं देते हैं। मुझे लगता है कि सरकार इस बात से चिंतित है कि आयुष्मान का बहुत सारा पैसा प्राइवेट अस्पतालों को जा रहा है और इसको रोकने का एक ही चारा है कि डॉक्टर्स को वहाँ पर प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाए। और मुझे लगता है सरकार की ही योजना है कि आयुष्मान कार्ड लेके अब जिस अस्पताल में चाहो, जहाँ भी उसकी मान्यता है, वहाँ पे इलाज कराओ, ऑपरेशन कराओ, सरकार उसका भुगतान करेगी आयुष्मान के थ्रू। ये है एक। दूसरा, सरकार ये देख रही है कि सरकार का बहुत बड़ा पैसा चले जा रहा है निजी अस्पतालों में और आयुष्मान कार्ड जिसके पास है सरकारी अस्पताल में आना नहीं चाहते गरीब मरीज। व्यवस्था वैसी है। व्यवस्था वैसी है। तो सरकार, हो सकता है जो आप कह रहे हो कि सरकार शायद ऐसा सोच रही है कि आयुष्मान का पैसा निजी अस्पतालों में जा रहा है, अगर वहाँ सरकारी डॉक्टरों का जाना ही बंद करवा दिया जाए तो वहाँ इसका इलाज नहीं होगा इन चीज़ों का। तो वो मरीज जो हैं लौट के घूम फिर सरकारी अस्पताल में लौटेंगे। ऐसा कुछ एक सरकार के दिमाग में चल सकता है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि एक बार में बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है स्वास्थ्य विभाग। एक साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने से सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते हैं। और ये कड़वा सच है। यदि सरकार व्यवस्था सुधारे बगैर आयुष्मान के मरीजों को या डॉक्टर्स को सरकारी अस्पताल में आकर्षित करने की कोशिश कर रही है तो सबसे पहला फोकस, वहाँ तो रीएजेंट नहीं है उनके मशीनों के लिए, जांच की सहूलियत नहीं है, दवाइयाँ गड़बड़ किस्म की आ रही हैं, खराब दवाइयाँ आ रही हैं, दवाई का स्टॉक नहीं है, ऐसी नौबत है ना। बिल्कुल। सबसे पहले सरकार, मैं कल परसों एक खबर देख रहा था कि इनकी मोहल्ला क्लिनिक जो है उसमें आधी जगहों पे डॉक्टर नहीं है राजधानी में। देखिए, बहुत सारी व्यवस्थाएं डिरेल तो हुई हैं। ये बात मैं पार्टीगत लाइन से हट के कह रहा हूँ। ये आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि यदि स्वास्थ्य सेवाएं डिरेल हो रही हैं, बेपटरी हो रही हैं। ये कांग्रेस सरकार के समय भी बहुत डिरेल हुई हैं। देखिए, इसमें ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है। सारी चीज़ों को एक साथ पटरी पे रखना थोड़ा मुश्किल काम है। इसकी लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए और मुझे लगता है कि सख्त अनुशासन जो रहता है वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो व्यवस्था बेफिक्र हो जाती है। तो सबसे पहला फोकस सरकारी व्यवस्थाओं को और मेडिकल कॉलेज की पूरी व्यवस्थाओं को एक सुचारू रूप में लाने के लिए कोशिश होनी चाहिए ताकि हम मरीजों को उस व्यवस्था के प्रति आकर्षित कर पाएँ। ये बात बिल्कुल सही है कि ज़्यादा स्किल और ज़्यादा सुविधाएं जो हैं गरीब मरीज को सरकारी अस्पतालों में दी जा सकती हैं।
और बहुत पारदर्शी ढंग से दी जा सकती है। ये बात विश्वास जगाने की है। सरकार को इस बात पे सबसे पहले फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने से व्यवस्था फेल हो रही है। आप जो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने का बोल रहे हैं, तो उसकी एक मिसाल मुझको दिख रही है कि जिस मरीज का हार्ट बाईपास होना है, उसी ऑपरेशन के दौरान चूंकि बेहोश किया है, तो उसकी किडनी का भी ऑपरेशन कर दो, ट्रांसप्लांट कर दो अगर होना है तो। उसी दौरान उसका कोई और तीसरा ऑपरेशन भी कर दो, चूंकि बेहोश तो कर ही दिए हैं। तो वो पेशेंट जो है वो इतने किस्म से, इतने कॉम्प्लिकेशन, जटिलता में पेशेंट घिर जाएगा या घिर जाएगी कि ऑपरेशन हार्ट का होना था, पूरा फोकस उधर रहना था। आप उसी समय उसकी किडनी भी बदल रहे हो, उसी समय कोई और ऑपरेशन भी कर रहे हो। तो सरकार जो कर रही है कुछ इस किस्म का कर रही है। हाँ, मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें एक बार में करने की कोशिश हो रही है और उसके कारण बहुत ऊहापोह की स्थिति है। और मुझे लगता है कि सिस्टम के प्रति लोगों का गुस्सा भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये जो अभी नर्सिंग होम पे, प्राइवेट हॉस्पिटल पे जो एक रोक लगाई गई है कि आप हलफनामा दीजिए कि आपके यहाँ सरकारी डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं, तो जो हलफनामा नहीं दे रहे हैं उनका उस स्पेशलिटी का काम जो है उसके बिल नहीं बनेंगे। अब सरकार रजिस्टर नहीं करेगी आयुष्मान कार्ड। वो तो स्टेट नोडल एजेंसी पहले ही ब्लॉकिंग रोक रही है। वो उन्होंने अपनी व्यवस्था पहले से ही शुरू कर दी सरकार ने। जी हाँ, वो स्टेट नोडल एजेंसी, सरकार ने बैरियर लगाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल वो लगाना शुरू कर दिया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आयुष्मान योजना डिरेल होने का खतरा हो गया है। एक तो पेमेंट नहीं मिल रहा है। मार्च अप्रैल के बाद का पेमेंट रुका हुआ है। अभी मैं 3 दिन पहले कितना 1000 करोड़ 800 करोड़ 1500 करोड़ तो परसों भास्कर में हेडिंग थी। उन्होंने बताया कि 1500, हमारी स्टेट ब्रांच ने चिट्ठी लिख के दिया है कि 1500 करोड़ रुपए। अमूमन 6 महीने का पेमेंट रुका हुआ रहता है, न केवल प्राइवेट का बल्कि सरकारी अस्पतालों का, जिनको अपनी व्यवस्था चलाने के लिए इस पैसे की जरूरत होती है। जिनको, जो बैंक से लोन भी नहीं ले सकते। देखिए, सारी दवाइयाँ और सारे डिस्पोजेबल्स और सारी चीज़ें जो है आयुष्मान मरीजों की, अस्पताल इन्हीं चीज़ों से खरीदते हैं। सरकारी अस्पताल, उनके पास कोई अलग से फंड नहीं होता। मेरे नॉलेज में बड़े सरकारी अस्पतालों के, मेडिकल कॉलेज के 1 साल तक के बिल रुके हुए। ऐसा? हाँ, उनको उधारी मिलना बाजार से बंद हो गया है। 1 साल तक के बिल रुके हुए हैं। इसका मतलब है भूपेश गवर्नमेंट के समय भी रेगुलर पेमेंट नहीं हुआ था। देखिए, भूपेश बघेल जी की सरकार में एक चीज तो बहुत गुणात्मक परिवर्तन हुआ। बहुत लड़ाई झगड़े के बाद इंश्योरेंस से ट्रस्ट मोड पे आ गई थी। और विवाद की स्थिति पेमेंट में कभी नहीं बनी कि इंश्योरेंस कंपनी पैसा लेके भाग गई या किसी का पैसा डूब गया। ये विवाद की स्थिति से हमारी सरकार बची रही। ये आपके भीतर का ये डॉक्टर बोल रहा है कि आपके भीतर का कांग्रेसी बोल रहा है? ये देखिए, ये तो सारे लोग जानते हैं कि बहुत पारदर्शी व्यवस्था रही पेमेंट की। कोई इंश्योरेंस एजेंसी या किसी अधिकारी ने पैसा मांगा, ये 5 साल नहीं हुआ। ये आप मेरे वक्तव्य की ताकीद दूसरे लोगों से भी करा सकते हैं। लेकिन मुझको लगता है आप जितने दमखम से पिछली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की और इतनी ईमानदारी की बात कर रहे हैं, तो मुझको लगता है यही एक विभाग फिर ईमानदार रहा होगा 5 साल। देखिए, तो अपना अपना आकलन है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लड़ झगड़ के अपना काम करवा लेते थे। अभी ईडी का कोई मामला स्वास्थ्य को लेके चल रहा है? नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। वो मुझको लगता है यही एक विभाग बचा होगा। मंत्री कौन थे आखिरी तक? टीएस सिंहदेव थे। हाँ, टीएस सिंहदेव थे। आपको लगता है उनका थोड़ा बहुत योगदान रहा होगा कि ये ईडी में नहीं है मामले? मुझे लगता है कि सीजीएमएससी छोड़ के बाकी किसी भी चीज़ के मामले ईडी में नहीं आएंगे। ऐसा? जी। राकेश, हम घूम फिर के इस बात पे लौटें कि मरीज, एक आम मरीज जो हैं छत्तीसगढ़ के, क्या उनके ऊपर इलाज का एक खतरा पैदा हो रहा है कि सरकारी अस्पताल जो हैं उनकी हालत अच्छी नहीं है? क्योंकि सरकारी ढांचे ने प्राइवेट हॉस्पिटल को आयुष्मान के तहत जो दिया था, तो वो मान के चल रहे थे कि मरीज वहाँ भी इलाज करा लेंगे। तो सरकारी ढांचा जर्जर हो गया धीरे धीरे। कुर्सी खाली है, केमिकल नहीं है, दवाई नहीं है, मशीन खराब है, टेक्नीशियन नहीं है, कई तरह की दिक्कतें। तो मरीज जो हैं वो सरकारी अस्पताल में हालत नहीं रह गई उसके इलाज की। प्राइवेट में आपने सरकारी डॉक्टर के जाने पे रोक लगा दी, तो वहाँ पर इलाज के लिए डॉक्टर कम हो जाएंगे धीरे धीरे। अगर कड़ाई से इसको लागू करेंगे तो खाली हो जाएंगे।
बड़े छोटे जितने प्राइवेट नर्सिंग होम अस्पताल हैं वहाँ पे डॉक्टर नहीं रहेंगे इलाज के लिए, ऐसा कहना है आपका? जी हाँ। ऐसा जो सरकारी डॉक्टर किसी भी तरह के जो जाके इलाज करते थे वो नहीं रह जाएंगे अब, और रहेंगे तो वो आयुष्मान के तहत इलाज नहीं कर सकेंगे। तुम सरकारी डॉक्टर कोई बुला लो, फिर बीमा का पैसा लेने हमसे मत आना। ऐसा है सरकार का रुख। हाँ, कमोबेश तो अभी ऐसे ही लग रहा है। ऐसा जी। तो ये जटिलता थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है आपके हिसाब से भी? एक साथ कई मोर्चे इन्होंने खोल लिए हैं। जी बिल्कुल, ऐसा ही है बिल्कुल। कि न सरकारी अस्पताल सुधर पा रहे हैं, न प्राइवेट में हम जाने देंगे सरकारी डॉक्टर को, न तुम्हारा भुगतान हम समय पे करेंगे, साल भर भुगतान नहीं होगा। ऐसा सब चल रहा है एक साथ। देखिए, सरकार और विभाग की प्रतिबद्धता तो अपने अस्पतालों और अपनी व्यवस्था के प्रति होनी चाहिए। हाँ ठीक है कि उसको सुचारू रूप से कैसा चलाए। हाँ दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जो व्यवस्था प्राइवेट अस्पतालों की चल रही है हाँ वो पारदर्शी ढंग से बहुत अच्छी चलती रहे, उसमें पारदर्शी ढंग से सारी योजनाएं सहयोग से चलती रहे। हाँ सरकार का काम होता है उनकी मॉनिटरिंग करना, हाँ। न कि इंटरफेरेंस करना। और उसमें जिस प्रकार की रोक लगाने की कोशिश हो रही है, मुझे लगता है कि ये आपराधिक लापरवाही है। जबकि मेरा ये मानना है, मुझको कुछ दूसरे नर्सिंग होम वालों ने, हॉस्पिटल वालों ने बताया था कि जरा भी पेपर वर्क में कमी रह जाती है अगर, तो वो नामंजूर कर दिया जाता है उनका भुगतान। ये तो होना ही चाहिए। हाँ, यानी हो रहा है जी। सरकार वहाँ पे कोई रियायत नहीं बरत रही है जी निजी अस्पतालों के साथ कि आप पेपर वर्क पूरा ना करो, जांच ना करो, एडमिशन का कागज ना रहे, रिपोर्ट ना रहे, एक्सरे की, एमआरआई की, पैथोलॉजी की, तो भी भुगतान हो जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा था। देखिए, मॉनिटरिंग बहुत सख्त होती है स्टेट नोडल एजेंसी की। हाँ। और छत्तीसगढ़ में स्टेट नोडल एजेंसी ने जितने अस्पतालों का डीएम्पैनलमेंट किया है कागजों या गलत इलाज करने में, और बहुत हैवी फाइन किया है, वो अमूमन कम प्रदेशों में होता है। मुझे यहाँ कड़ाई बढ़ती है सरकार, बहुत कड़ाई बढ़ती है। और कुछ जगह सही भी है और ज़्यादातर जगह गलत भी है। लेकिन मुझे लगता है कि मॉनिटरिंग से ही व्यवस्था पटरी पर रहती है। और हम लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। उसके लिए रिड्रेसल मीटिंग होती है, एजेंसी की मीटिंग होती है जिला स्तर पे और प्रदेश स्तर पे। जो डॉक्टर्स अपने कागजात पूरे दे देते हैं उनका रिएम्बर्समेंट भी हो जाता है। मुझे लगता है कि सरकारी पैसा जनता का है, उसकी निगरानी बहुत सख्त होनी चाहिए। अब एक आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं मैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का आपने कहा कि उनको शिक्षक चिकित्सक जो हैं वो मिल जाते हैं, सैलरी बाकी चीज़ें बेहतर हैं। सरकार मेडिकल कॉलेज और बढ़ाते चल रही है, जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, इनका टारगेट है, हर साल बढ़ा रहे हैं कॉलेज को। शायद 10 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं छत्तीसगढ़ में, 11 हो गए हैं। और आधे से ज़्यादा कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं सब जगह मिलाकर आधे से ज़्यादा कुर्सियां खाली पड़ी हैं। जो राजधानी रायपुर का सबसे पुराना, प्रदेश का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज है, उसमें जहाँ से आप भी पढ़ के निकले हो वहाँ भी ये हाल है। ये आएंगे कहाँ से टीचर यहाँ पे आगे जाकर, अगर और कॉलेज बढ़ते चले जाएंगे? और यही नहीं हो रहा है, देश में सब जगह हो रहा है। और मैं पिछली बार पता नहीं मैंने आपसे बात की थी या डॉक्टर सज्जल से इनसे बात की थी इस बारे में। नेशनल मेडिकल कमीशन ने दक्षिण भारत के ऊपर रोक लगा दी है कि आप मेडिकल की सीटें नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि आप नेशनल एवरेज से ऊपर चले गए हैं। अभी यूपी बिहार वगैरह बहुत नीचे हैं, तो उत्तर भारत, हिंदी भारत, काऊ बेल्ट, ये जब तक बराबरी पे नहीं आएगा अभी आप सीट नहीं बढ़ा सकते। तो ऐसे में कहाँ से शिक्षक आएंगे? मुझे लगता है कि मेडिकल एजुकेशन में सेवा शर्तों में सुधार की ज़रूरत है। और शिक्षक एक दिन में नहीं बनता है। शिक्षक बनने के लिए कम से कम 10 साल लगते हैं, क्योंकि उस स्तर को पाने के लिए कि एक अच्छा मेडिकल स्टूडेंट एक अच्छे मेडिकल शिक्षक से निकल सके, वो एक एकेडमिक एटमॉस्फेयर 10 साल में काम करेगा, पेपर पब्लिकेशन देगा, मरीज देखेगा, लोगों को पढ़ाने लायक होगा, तो 10 साल लगते हैं। उसको रिटेन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति बनाने की ज़रूरत है, ताकि उसकी सेवा शर्तें ऐसी हों, उसको एकेडमिक एटमॉस्फेयर मिले, उसका बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए कि वो चाहे कि मैं इसी कैंपस में काम करूं, उसको सपोर्ट स्टाफ लगता है। तो मुझे लगता है कि जो पुरानी व्यवस्था थी
कम मेडिकल कॉलेज खोलें, कम स्टूडेंट हों, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक उसको पढ़ाएं, और एक जो व्यक्तिगत टच होता था स्टूडेंट और टीचर्स के साथ वो अब ख़त्म हो गया, क्योंकि 230 स्टूडेंट को एक टीचर पढ़ाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट को पहचानता भी नहीं, नाम से पहचानता ही नहीं, नाम तो बहुत दूर की बात ऐसा है। हाँ, यानी रास्ते में मिल जाए सड़क पे तो बिल्कुल, नहीं पहचान आपने पाएंगे। मुझे पढ़ाया है ऐसा बताता है स्टूडेंट कि आप, मैं इस बैच का हूँ, पढ़ाया। आप उस क्लास को जाके देखेंगे तो आपको दूसरा छोर ही नहीं दिखता कि स्टूडेंट कहाँ बैठा हुआ है। मुझे लगता है कि ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ाने की नीति पर हमें तब तक विचार रोक देना चाहिए जब तक हम टीचर ज़्यादा न हो। जी हाँ, हमको सेवा शर्तों में सुधार की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि जब तक इंडियन मेडिकल सर्विसेज का कैडर नहीं आता तब तक इसको रोक देना चाहिए। मुझको एक चीज़ लगती है राकेश कि ये मार्केट खुला मार्केट है, चूँकि यहाँ प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, सरकारी अस्पताल मेडिकल कॉलेज भी हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई की अपनी एक अलग मैकेनिज़्म रहता है। तो यहाँ पे डिमांड इतनी है कि उतनी सप्लाई नहीं है, इस रेट पर नहीं है सप्लाई। सरकार जिस रेट पर चाह रही है डॉक्टर, उस रेट पर सप्लाई नहीं है। जैसे आज 2.5 लाख रुपए मान लीजिए तनख्वाह है, वो अगर 5 लाख हो जाए तो मुझको लगता है कि साल 2 साल में कुर्सियां भरने लगेगी, कई डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस छोड़ के पढ़ाने लगेंगे। तो मुझको लगता है कि इसको वेरिएबल तब तक रहना चाहिए जब तक कि आपकी सीटें ना भर जाएं पूरी, डॉक्टरों की कुर्सियां ना भर जाएं पूरी। आप अपनी जिद पे अड़े रहो कि मेरी सैलरी तो इतनी रहेगी, तो उस पर जब लोग नहीं आ रहे हैं, आप एप्लीकेशन बुला रहे हो, तो अभी आपने कहा कितना 50 कुर्सी के लिए 2 लोग आए या कितने आए? 77 के लिए 2, 77 के लिए 2 आए, 82 के लिए 5। तो मेरा कहना है कि जब 77 के लिए 2 आए तो 75 तो हर हाल में खाली रहेगी जी। मैं अगर रहता सरकार में तो मैं शायद ऐसा सोचता कि मैं डॉक्टरों को कहता कि आप किस सैलरी पे आना चाहेंगे, आप अपना टेंडर भरो, एप्लीकेशन मत दो, क्वालिफिकेशन आपकी पूरी हो जाए तो आप टेंडर भरो। कि जैसे सरकार छपाई करवाती है कि आप किस रेट पे छपाई करोगे, आप टेंडर भरो। ऐसा डॉक्टरों से, जो टीचर्स हैं मेडिकल टीचर, इनसे गवर्नमेंट को टेंडर बुलवाना चाहिए कि आप कितनी सैलरी पे काम करोगे। उसमें सरकार को जो कम दिखे उसको अपॉइंट कर ले उतने लोगों को, और बाद में जाती जाए ऊपर तक, तो हो सकता है 5 लाख तक चली जाए वो। देखिए, अभी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल 2 खुलने हैं, एक बिलासपुर, आज उद्घाटन शायद हुआ है, लेकिन वो केवल स्पेशलिस्ट के भरोसे हो रहा है और ओपीडी सर्विसेज हो रही है। हाँ, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। हाँ, उधार के डॉक्टर मेडिकल कॉलेज बिलासपुर से लेके वो शुरू हो रहा है। हाँ, और जगदलपुर के तो अभी भी नहीं आए। हाँ, हालांकि उस अस्पताल का उद्घाटन फरवरी में हो जाना था। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि उसको 6 महीने और मुलतवी कर दिया गया है। अच्छा, अस्पताल खोलना, बिल्डिंग बनाना, एक इंस्ट्रूमेंट लगाना एक दीगर बात है। हाँ, डॉक्टर को सैलरी अनाउंस करने के बाद बुलाना, हाँ, ये बहुत कठिन काम है। मुझे लगता है कि सरकार को पहले जो मेडिकल कॉलेज खुले हैं वहाँ पर पोस्ट फिल करने की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय कि नए मेडिकल कॉलेज और नए डॉक्टर बनाने की तरफ। डॉक्टर कम हैं, ये एक जुमला शब्द है। मुझे लगता है कि एक डॉक्टर के पीछे जो 8 पैरामेडिकल स्टाफ का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, वो पहले फिल हो, ताकि हमारे को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टर के सपोर्ट के लिए मिल सके। लेकिन सवाल यह है राकेश कि जब 77 कुर्सियां खाली हैं और 2 लोग आ रहे हैं, तो आप पैरामेडिक्स अपॉइंट करके और क्या कर लोगे? 75 का पैरामेडिक्स तो बर्बाद ही होगा ना। नहीं, तो देखिए, ये तो साथ साथ ही होगा, और मुझको लगता है कि पैरामेडिक्स जो हैं डॉक्टरों के मुकाबले ज़्यादा आसानी से शायद उपलब्ध होते हैं। वो पद भी खाली हैं। सरकार को सबसे पहले ये फोकस करना चाहिए कि जो सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, वहाँ पर पहले पैरामेडिकल स्टाफ भरे, उसके बाद डॉक्टर। 5 साल आपके पार्टी की सरकार थी, आप कुछ भी क्यों नहीं कर पाए? मुझको तो लोग बतलाते हैं, मुझको टी.एस. सिंहदेव जी बतलाते थे कि राकेश गुप्ता जो हैं वो स्वास्थ्य विभाग चलाते हैं, ऐसा। चाहे वो शायद वो तंज कसते हुए व्यंग में कहते होंगे, लेकिन जो भी हो, तो आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इतने करीब थे, फिर क्यों नहीं सुधार पाए इसमें से कोई भी चीज़? ये 5 साल पहले से ज़्यादा बुरी 10 महीने में थोड़ी हो गई है। देखिए, आपका स्टेटमेंट गलत है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जितनी पटरी पर भूपेश बघेल और
टी.एस. सिंहदेव जी के कार्यकाल में रही, कभी नहीं रही। आप देखिए कोविड जितना अच्छे से टैकल छत्तीसगढ़ में हुआ, वो शायद ही किसी देश वो के तो प्रदेश, बिना बजट, बिना अकाउंट के अंधाधुंध पैसा देखिए सरकार के हाथ में वो था। एक अलग मुद्दा है। हाँ। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं, मुझको किसी ने कहा कि रायपुर की चीफ मेडिकल ऑफिसर जो थी, उनके खिलाफ 95 या 97 इंक्वायरी चल रही हैं उसी दौर की। देखिए वो सब अलग बात है, लेकिन समय पर व्यवस्था का कोविड के समय आदमी तक पहुंच जाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही और मुझे लगता है कि इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर नहीं पहुंचे, इलाज नहीं पहुंचा, ये छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिला कोविड के समय। जी बिल्कुल, व्यवस्था बिल्कुल पटरी पर रही और मुझे लगता है कि सबसे अच्छा कार्यकाल स्वास्थ्य के संदर्भ में यही रहा। चलिए डॉक्टर साहब, आज आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय दिया, हमने आपको आपकी पार्टी के प्रचार के लिए एक मौका दिया, हिसाब चुकता हो गया। मैं आभारी हूं आपका। फिर किसी मुद्दे पर मिलेंगे जी। आपने अभी डॉक्टर राकेश गुप्ता को सुना। हमारी दिक्कत यह है कि हमको ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई महिला डॉक्टर, कोई ऐसे जानकार मिल नहीं रहे थे जो किसी पार्टी से जुड़े हुए न हों और जानकार भी हों। तो हमको मजबूरी में डॉक्टर राकेश गुप्ता को बुलाना पड़ा, जो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हो सकता है किसी दिन कांग्रेस के कैंडिडेट भी बने, हो सकता है इस मौके का उन्होंने 5-10% बेजा इस्तेमाल अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए किया हो। लेकिन ज़िंदगी में चीज़ें मिली जुली आती हैं। आपने देखा होगा सरकार में जितने मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भाषण देने जाते हैं, वो सरकारी मंच से भी राजनीतिक बातें करते हैं। उन्होंने भी कुछ प्रचार किया होगा, लेकिन जितनी समझ उनकी है सरकारी व्यवस्था की, निजी व्यवस्था की, टीचर्स की कमी की, वो और किसी में है नहीं उतनी। इसलिए हमने उनको मजबूरी में यहाँ बुलाया है। मैं आभारी हूँ। तो हम इस बारे में तो और कोई बात करना अभी बाकी मुझको नहीं लगता है कि प्राइवेट प्रैक्टिस सरकार जिस अंदाज में बंद करना चाहती है, उससे खतरा हो रहा है कि क्या सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, क्या ये और खाली हो जाएंगे? क्या निजी अस्पतालों में जहां आयुष्मान कार्ड जैसे सरकारी योजना में इलाज होता है, क्या वो बंद हो जाएगा? डॉक्टर साहब का कहना है कि बंद होना चालू हो गया है, प्रभावित होना शुरू हो गया है, क्योंकि सरकारी डॉक्टर वहां जा नहीं रहे हैं और इतने डॉक्टर रातों रात कोई निजी अस्पताल ला नहीं सकते। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार के लोग इसको सुनेंगे और सरकार सक्षम रहती है, वो चाहेगी तो। ये मुझको खराब लगता है कि मेडिकल कॉलेज में जहां से निकले हुए नौजवान डॉक्टर इलाज करेंगे हमारी आने वाली पीढ़ी का भी, उनकी पढ़ाई कमज़ोर हो, बुनियाद कमज़ोर हो, उनको पढ़ाने वाले लोग ही न रहें, 50%, 60% कुर्सियां खाली रहे, ये नौबत ठीक नहीं है। दूसरा ये है कि सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें एक मुद्दा बनाकर जिला अस्पताल तक मेडिकल कॉलेज खोलने की जो कोशिश कर रही हैं, मैं पहले भी उसका हिमायती नहीं रहा हूं। मैं अपनी बात यहाँ पर बोल दे रहा हूँ इस इंटरव्यू के साथ साथ। इतना विकेंद्रीकरण नहीं करना चाहिए कि वो डाइल्यूट हो जाए। आप चाय में इतना पानी मत मिलाइए कि उसका स्वाद ही खत्म हो जाए। जो हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात है, वो असल में एक मेडिकल अस्पताल अच्छा खोलने की बात रहना चाहिए। मेडिकल कॉलेज तो संख्या में कम रहे, लेकिन अच्छे से पूरी तरह से लैस हों, वहाँ पर डॉक्टरों की कमी ना रहे, वहाँ उपकरणों की कमी ना रहे, अस्पताल वहाँ के बहुत अच्छे हों। लेकिन सरकार है, वो अपनी नीतियाँ खुद तय करती है। जिस ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोला जाता है, वहाँ माना जाता है कि वहाँ के वोटर प्रभावित होंगे कि हमारे घर में मेडिकल कॉलेज खुल गया, भले फिर वहाँ पढ़ाने वाले ना रहें, भले फिर वहाँ पे जब नेशनल मेडिकल कमीशन की टीम आती है जांच के लिए, तो किराए के मरीज लाकर भरकर बिस्तरों को भरा हुआ दिखाया जाता है। दूसरे अस्पतालों से डॉक्टरों को ट्रांसफ़र पर लाकर उसको भरा हुआ दिखाया जाता है। सरकार खुद फर्जीवाड़ा करती है। कोई अभी की सरकार 10 महीने की बीजेपी सरकार नहीं, ये मैंने हमेशा देखा है हर सरकार में। आपको ध्यान है, हमने महासमुंद के एक उस वक्त के एमएलए थे, उनका यहाँ पर इंटरव्यू किया था, विनोद चंद्राकर शायद नाम था उनका, इंटरव्यू किया था।
तो उन्होंने बतलाया था कि वहाँ महासमुंद के मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए जब टीम आ रही थी नेशनल मेडिकल कमीशन की, तो एक मुर्दे की कमी पड़ रही थी, बिना मुर्दा मान्यता नहीं मिलती। यानी आप देखिए सरकार के नियम कि जिंदा लोगों से मान्यता नहीं मिलती, एक मुर्दा जरूरी था वहाँ पे। तो विनोद चंद्राकर ने अपनी निजी फर्म के व्यापार का चेक देकर कहीं से एक मुर्दा खरीदा था, कानूनी खरीदा था, गैर कानूनी नहीं था वो आपने जाने भी दो यारों फिल्म देखी होगी। तो ऐसा एक मुर्दा खरीद के ला के उन्होंने अस्पताल को दिया था, तो जाके उसकी किसी तरह से मान्यता हुई थी। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी इस बातचीत को जो लोग सुनेंगे वो अपने सांसदों से, विधायकों से पूछेंगे कि भाई क्या है ये, प्राइवेट प्रैक्टिस के खिलाफ एकदम क्यों हो गए हो, और अगर डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस रोकनी है तो एम्स जैसी तनख्वाह कर दो। ये डिमांड एंड सप्लाई का मार्केट मैकेनिज़्म है। ये जिस रेट पे चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध होंगे आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा, उसके बिना ये कुर्सियाँ नहीं भरेगी। मैं फिर आपके सामने आऊँगा किसी और मेहमान के साथ। आपको हमारी ये बातचीत अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है। हम फिर मिलेंगे। चूँकि आज चिकित्सा की ही बात हो रही है इसलिए मैं एक बात दोहरा दूं यहाँ पर कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू आपको पान मसाला किसी एक ब्रांड की बात नहीं है, इनमें से किसी भी चीज़ का आप शौक रखते हैं तो कैंसर भी आपके जैसे लोगों को खाने का शौक रखता है। आप इनको नहीं छोड़ेंगे तो मत छोड़िए, साल 6 महीने में 2 साल में कैंसर आपको दबोच चलेगा। डॉक्टर राकेश गुप्ता ENT सर्जन हैं, दशकों हो गए हैं इनको प्रैक्टिस करते हुए। इनके पास मुंह के कैंसर के मरीज आते हैं। छत्तीसगढ़ के आंकड़े मेरे पास हैं कि कुल कैंसर मरीजों में से 24% छत्तीसगढ़ में मुंह के कैंसर के मरीज हैं। 79,000 मरीज प्रतिवर्ष नई रजिस्ट्री है यहाँ कैंसर की। जी हाँ, और उसमें मुंह के कैंसर के बहुत सारे हैं, एक चौथाई मरीज मुंह के कैंसर के हैं। तो छोड़ दीजिए तंबाकू को, वरना मैं बतलाऊं आपको कैंसर आएगा, आपके भीतर बैठेगा, फिर अपना स्मार्टफोन लेगा, फिर उसमें गूगल लोकेशन निकाल के ऊपर भेजेगा, फिर वहाँ लाइव लोकेशन देख के भैंसे पे चढ़ा हुआ एक आदमी आएगा, आपको बांध के रस्सी में भैंसे के पीछे घसीटते हुए ले जाएगा। इतनी दर्दनाक मौत मत मरिए, तंबाकू को छोड़ दीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।